दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण वर्ल्ड जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 10, जिसमें आज की वीडियो में हम वायुमंडल की अस्थायी गैसें और उनका द्रव्यमान प्रतिशत, चक्रवात और उनके स्थानीय नाम, विश्व की प्रमुख पवनें, वायुमंडल का स्तरीकरण और संरचना तथा प्रमुख परतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि विश्व के भूगोल का भाग 10। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल जो है ये विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए कई आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, और पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायुमंडल सामान्य रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं और ये सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है उनकी लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है और एक तरह से यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस की तरह कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और यही तापमान जो है पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। और अगर दोस्तों ये पृथ्वी पर हमारे ऊष्मा न होती तो यहाँ पर पशु पक्षियों का या अन्य जीवधारियों का जीना कठिन हो जाता या मुश्किल हो जाता। आइए जानते हैं दोस्तों वायुमंडल की अस्थायी गैसें और उनके द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। देखिए दोस्तों, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन गैस है ये सर्वाधिक मात्रा में है और इसके बाद ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन आदि गैसें हैं। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में जलवाष्प हैं, धूल के कण पाए जाते हैं और कई प्रकार की अशुद्धियां भी असमान मात्रा में वायुमंडल में मौजूद हैं और संसार की मौसमी दशाओं के लिए जलवाष्प, धूल के कण और ओजोन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विभिन्न गैसें हैं उनकी 99% 99% मात्रा जो है ये मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है, जबकि धूल कण और जलवाष्प का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। सबसे पहले आइए जानते हैं, देखिए इसमें हम जानेंगे वायुमंडल की अस्थायी गैस और उनका द्रव्यमान प्रतिशत। नाइट्रोजन, दोस्तों नाइट्रोजन का जो सूत्र है N2 है और ये वायुमंडलीय गैसों का सबसे प्रमुख भाग है और दोस्तों इसकी मात्रा वायुमंडल में 78.08% है। दूसरी गैस है हमारी ऑक्सीजन O2, जिसको फार्मूले के रूप में O2 संकेत में प्रदर्शित किया जाता है और ये मनुष्यों और जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं और वायुमंडल में ये 20.95% यानी लगभग 21% मात्रा में पाई जाती है। आर्गन, दोस्तों AR से इसको अभिहित किया जाता है और ये एक अक्रिय या निष्क्रिय गैस है। इसके अलावा इसकी मात्रा जो है वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। अब आइए अगली गैस के बारे में देखते हैं, ये है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस होती है और सौर विकिरण के लिए ये पारगम्य है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है और इस तरह से ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये 0.036% वायुमंडल में पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहा जाता है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही भूमिका निभाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस न हो अगर जो, तो पृथ्वी पर सामान्य ताप बनाना कठिन हो जाएगा। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। अगली महत्वपूर्ण गैस है दोस्तों नियान। ये अक्रिय गैस है, 0.002% इसकी मात्रा पाई जाती है
क्रिप्टॉन या Kr ये 0.001% में ये पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हीलियम He से संबोधित किया जाता है। वायुमंडल में 0.0005% इसकी मात्रा पाई जाती है। हाइड्रोजन अत्यंत ही कम मात्रा में 0.00005% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। और जेनान दोस्तों, जेनान जिसको Xe से संबोधित किया जाता है, और ये जेनान ये अक्रिय गैस है, ये अत्यंत अल्प मात्रा में 0.00009% अत्यंत ही अल्प मात्रा में यानी सूक्ष्म मात्रा में मौजूद रहती है। तो आपने जान लिया वायुमंडल में जो गैसें हैं या वायुमंडल का संगठन है वो किस प्रकार का है। अब आइए देखते हैं दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चक्रवात और उनके स्थानीय नामों के बारे में। चक्रवात और उनके स्थानीय नाम कौन कौन से हैं। देखिए, विली जो चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है। हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चीन में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है और फिलीपींस में इसको बागियो नाम से संबोधित किया जाता है। भारत में साइक्लोन या चक्रवात के नाम से, और कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्रों में दोस्तों टार्नेडो के नाम से इसको जाना जाता है। तो चक्रवात विली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, चीन में टाइफून, फिलीपींस में बागियो और भारत में चक्रवात तथा कैरिबियन सागर प्रदेश में या कैरिबियन क्षेत्रों में इसको टार्नेडो कहा जाता है। आइए देखते हैं विश्व की प्रमुख पवनें और उनके नामों को। देखिए, आल्प्स पर्वत पर स्विट्जरलैंड में जो चलने वाली पवन है इसको फान कहा जाता है और इसकी प्रकृति गर्म होती है। एड्रियाटिक तट पर चलने वाली पवन को बोरा और इसकी प्रकृति ठंडी होती है। स्पेन और फ्रांस में दोस्तों मिस्ट्रल पवन है जिसकी प्रकृति ठंडी होती है। मिस्र में खमसिन कहते हैं इसको और गर्म प्रकृति होती है इसकी। संयुक्त राज्य अमेरिका में राकी पर्वत पर चिनूक पवन चलती है जो कि प्रकृति में गर्म होती है। और हबूब में दोस्तों, हबूब जो है ये सूडान में बहने वाली पवन है, ठंडी प्रकृति की होती है। दोस्तों सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर तक सिराको जो है गर्म हवा चलती है और इटली में ये रुधिर वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए इसको रुधिर वर्षा के लिए पवन, उत्तरदायी पवन भी सिराको को कहते हैं। तो ये चक्रवात और उनके स्थानीय नाम और विश्व की प्रमुख पवनें थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों वायुमंडल के स्तरीकरण के बारे में कि वायुमंडल जो है हमारा वो किस तरह से इसका स्तरीकरण हुआ है। दोस्तों देखिए, अगर जो वायुमंडल की संरचना हम देखें तो वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। और ऐसे देखा जाए तो वायुमंडल का 99% भार सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। और वायुमंडल को हम 5 विभिन्न स्तरों में जो है बांट कर देखते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक तरह से बाह्य मंडल। तो ये 5 परतें हैं वायुमंडल का। स्तरीकरण देखिए, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जिसको कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर। इसके अलावा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल या मीसोस्फियर और ताप मंडल। दोस्तों ये देखिए, मध्य मंडल के बाद जो है आयन मंडल और इसको यहाँ पे ताप मंडल कहा गया है और इसके अलावा इसको थर्मोस्फियर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो स्थिर सीमा है इसको ट्रोपोपाज, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच जो स्थिर क्षेत्र है स्ट्रेटोपाज, और देखिए दोस्तों मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच का जो एक स्थिर सीमा है इसको मेसोपाज कहा गया है। तो ये वायुमंडल का जो है विभिन्न स्तरों में स्तरीकरण था और ये देखिए ऊंचाई किलोमीटर के अनुसार इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए ये वायुमंडल की संरचना को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए वायुमंडल की संरचना में सबसे निचला भाग हमारा क्षोभ मंडल है और ये
दोस्तों 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ध्रुवों पे अगर जो देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक या 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इस मंडल की एक विशेषता ये है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है और प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसत 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है और इसको सामान्य ताप पतंदर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर पर इसकी ऊंचाई -45 डिग्री सेंटीग्रेड से दोस्तों 15 किलोमीटर पर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस होती है। और इसकी जो सीमा होती है इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। दोस्तों समताप मंडल देखिए, समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल है और समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है और ये 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है और मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 80 किलोमीटर में -100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाता है और ऊंचाई के साथ साथ यहाँ तापमान भी घटता है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है और दोस्तों आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य करता है और ऊंचाई के साथ इसमें तापमान बढ़ता है। अब देखिए जो बाह्य मंडल है हमारा, बाह्य मंडल या इसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के ऊपर तक होती है और यहाँ पे दोस्तों जो तापमान होता है ये बहुत अधिक, जो तापमान है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है वायुमंडल में। तो ये हमने वायुमंडल की संरचना समझ ली है। इसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल के रूप में आप समझ सकते हैं। देखिए अब आइए एक एक जो परतें हैं उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। क्षोभ मंडल, दोस्तों क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर होती है। 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई दोस्तों, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है और औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल की 12 किलोमीटर होती है। दोस्तों क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्षोभ मंडल में एक बात यह है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आती है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर औसत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है और इसको सामान्य ताप पतन कहते हैं। यानी 1000 प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर से तापमान में कमी आने को सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल यानी क्षोभ मंडल में होती हैं जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होती है। इसके अलावा समस्त मौसमी परिघटनाएं जैसे बादल, कोहरा, आंधी, तूफान ये क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। और दोस्तों क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं और ये जेट स्ट्रीम्स दोस्तों ये क्षोभ सीमा के निकट ही ये पवनें चलती हैं। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए वह वायुमंडलीय परत जिसका प्रयोग दूर संचार प्रणाली के लिए किया जाता है, आपने जाना ये आयन मंडल होता है, क्योंकि आयन मंडल में दोस्तों ये यहाँ से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इसके अलावा ओजोन परत कहाँ पर स्थित है, ये समताप मंडल में। समताप मंडल को दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। वायुमंडल में अस्थायी गैस के उदाहरण कौन से हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये वायुमंडल के अस्थायी गैसें हैं। और वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी है, तो ये ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों
ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत या ओजोन लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए ओजोन परत अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। ओजोन परत दोस्तों ये समताप मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों देखिए, समताप मंडल जो है ये समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत की विशेषता ये है कि ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यूवी यानी अल्ट्रावायलेट जिसको पराबैंगनी विकिरण कहा जाता है, इसको अवशोषित कर लेता है और इसे पृथ्वी पर आने से रोकता है। इसके अलावा सीरस बादल समताप मंडल की निचली सतह पर कभी कभी दिखाई देने वाले बादल सीरस बादल कहे जाते हैं। और स्ट्रेटोपाज दोस्तों ये समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। तो ओजोन परत, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। दोस्तों ओजोन परत सूर्य से आने वाली अत्यधिक ऊर्जा की पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। अब आइए समताप मंडल के बारे में जो विशिष्ट तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है और इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद इसमें तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। और दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि ओजोन गैस यहाँ पे उपस्थित होती है जो कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके तापमान बढ़ा देता है। समताप मंडल की विशेषता ये है कि ये मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है, इसलिए जेट विमानों के उड़ान के लिए यहाँ पर आवश्यक दशाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नगण्य मात्रा में होती हैं। इस मंडल की विशेषता ये है कि यहाँ वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है और पृथ्वी के वायुमंडल के ये दूसरी प्रमुख परत है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है और इसकी अवस्थिति क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच होती है। दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। अब आइए मध्य मंडल के बारे में जानते हैं। दोस्तों मध्य मंडल या मीसोस्फीयर जो होता है, मीसोस्फीयर इस मंडल की ऊंचाई धरातल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और इसकी विशेषता ये है कि मध्य मंडल में तापमान में अचानक या एकाएक गिरावट आ जाती है और मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। तो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान ये मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर में पाया जाता है और मेसोपोज ये मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहा जाता है। अब आइए तापमंडल के बारे में जानते हैं। दोस्तों तापमंडल जो है ये इसका विस्तार मध्य मंडल के ऊपर एक वायुमंडलीय भाग है। इसकी विशेषता ये है कि तापमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है और तापमंडल या थर्मोस्फियर का ही उपमंडल आयन मंडल और बहिर्मंडल है। तो आयन मंडल जो है आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। और दोस्तों आयन मंडल कई परतों से बना होता है। आयन मंडल की एक विशेषता ये है कि इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं और बेतार के तार संचार प्रणाली जो है आयन मंडल से ही संबंधित होता है। देखिए दोस्तों आयन मंडल से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों को देख लेते हैं। आयन मंडल का विस्तार लगभग 80 से 640 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों। और देखिए इसके अलावा इसमें विभिन्न परतें होती हैं। ये कई लेयर्स में बटी होती है, डी लेयर, ई लेयर, एफ और जी लेयर और इसके अलावा एफ और जी लेयर। डी परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। ई परत जो है उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करके पृथ्वी पर भेजती है। एफ लेयर इसे एप्लेटेन परत भी कहा जाता है और इनसे मध्यम और लघु तरंग दैर्घ्य यानी मध्यम और उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। और जी लेयर जो होती है दोस्तों ये क्या है, लघु मध्यम और दीर्घ सभी तरंग दैर्घ्य यानी निम्न मध्यम सभी आवृत्ति की रेडियो तरंगें जी लेयर से परावर्तित होती हैं।
इसके अलावा दोस्तों इसकी विशेषता ये है, आयन मंडल की विशेषता ये है कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश होता है जिसको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, और ये घटनाएं यहीं से संबंधित होती हैं। इसके अलावा जब आप बहिर्मंडल के बारे में देखेंगे दोस्तों, बहिर्मंडल जो है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल होता है, और इसका विस्तार देखिए जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल या बाह्यमंडल कहा जाता है इसको। इसकी ऊंचाई कितनी होती है तो याद रखिएगा 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहिर्मंडल का विस्तार या बाह्यमंडल का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि संचार उपग्रहों को स्थापित करने के लिए ये परत सबसे महत्वपूर्ण होती है। संचार मंडल दोस्तों इस परत में बहुत ही आसानी से दोस्तों देखिए विस्तारित किए जाते हैं। संचार मंडल यहाँ पर इस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें भी विद्युत आवेशित कण जो आवेशित प्लस आयनित कण होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ये विद्युत आवेशित कण बहिर्मंडल में भी पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की अलग अलग परतें होती हैं, और इस मंडल में 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है, और अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ये क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो बाह्यमंडल या बहिर्मंडल ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जहाँ पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, और ये लगभग 640 किलोमीटर से और आगे की तरफ 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद इसको अंतरिक्ष मान लिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमारे थे, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की अस्थाई गैसें क्या हैं, उनका प्रतिशत कितना पाया जाता है, विभिन्न चक्रवात और उनके स्थानीय नाम क्या हैं, विश्व की प्रमुख पवनें कौन सी हैं, और वायुमंडल का स्थिरीकरण जो इस चैप्टर में हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण, वायुमंडल की संरचना और उसकी विभिन्न परतें क्या हैं, विभिन्न परतों की विशेषताएं क्या हैं, वो सब हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में। और इसी के साथ दोस्तों जीएस दृष्टि विश्व के भूगोल का ये जो हम श्रृंखला चला रहे थे पार्ट 1 से पार्ट 10 तक ये समाप्त हो रहा है। इसको हम आगे दोस्तों सभी पार्ट्स को एक में सम्मिलित करके आपके लिए एक मास्टर वीडियो विश्व के भूगोल का बना देंगे, ताकि आप एक वीडियो में ही इन सभी को एक साथ आसानी से रिवाइज कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।